Very good morning to the students of class 11th in the class of economics. This is our lecture number 22. Today we are going to start a topic that is exceptions to the law of supply. In our last lecture we have completed the law of supply as well as functions of supply. So what are the exceptions? The very first is agricultural output. As it is governed बाय नेचुरल फैक्टर्स, क्योंकि एग्रीकल्चरल आउटपुट किस चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. लाइक कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी क्या है, रेनफॉल कितना हुआ है, किस तरीके से क्रॉप्स को पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स दिए गए हैं, उन सब चीज़ों पे. सो जितना भी एग्रीकल्चर का आउटपुट होगा उसी हिसाब से उसकी सप्लाई की जाएगी. एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि पेरिशेबल गुड्स की तरह ही होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा वक्त तक कस्टमर्स या यूँ कहें कि फार्मर्स जो हैं वो अपने पास स्टोर करके नहीं रख सकते हैं. If due to natural calamities there is a fall in the production of wheat, अगर natural calamities की वजह से wheat के प्रोडक्शन में या wheat के सप्लाई में कुछ डिक्रीज़ होता है, तो चाहे जितना मर्जी आप प्राइस इंक्रीज़ कर लो wheat की सप्लाई नहीं बढ़ सकती. क्यों? क्योंकि wheat की सप्लाई पहले से ही नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई. और ये डिक्रीज़ जो wheat की सप्लाई में हुई है उसकी वजह से अब आने वाले समय में हम wheat की सप्लाई प्राइस को बढ़ा करके भी नहीं बढ़ा पाएंगे. सप्लाई क्यों नहीं बढ़ा पाएंगे? क्योंकि ये ऑलरेडी पीछे से ही कम है. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट इज गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन. सोशल डिस्टिंक्शन के लिए जो प्रोडक्ट्स को हम यूज़ करते हैं उनकी सप्लाई हमेशा लिमिटेड होती है. इवन इफ प्राइस चाहे जितना मर्जी उनका बढ़े या घटे, दे विल ऑलवेज रिमेन बी सेम. यानी कि जैसे अपर क्लास के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी डिमांड भी बिल्कुल लिमिटेड होगी. और लोअर क्लास के लिए भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी डिमांड, उनके लिए भी सप्लाई जो है वो लिमिटेड होगी. आई मीन लग्जरी गुड्स हैं जैसे, या यूँ कहें कि एंटीक आइटम्स हैं, उनकी सप्लाई जो है वो लिमिटेड होती है, जो कि सोशल डिस्टिंक्शन करते हैं. डिस्टिंक्शन का मतलब डिफरेंस क्रिएट करते हैं बिटवीन द पुअर एंड द रिच क्लास. पुअर और रिच क्लास के इंडिविजुअल्स के बीच में जो डिफरेंस बनाते हैं, उन गुड्स के लिए सप्लाई जो है मार्केट में हमेशा लिमिटेड ही होती है, चाहे प्राइस जितना मर्जी बढ़ जाए या प्राइस जितना मर्जी घट जाए. नेक्स्ट इज पेरिशेबल गुड्स, जो कि आपके ईटेबल्स होते हैं, जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं या जो जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें, उनके प्राइस चाहे जितने मर्जी नीचे आ जाए, चाहे जितने मर्जी ऊपर चले जाए, उनकी सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज देखने नहीं मिलता है. क्योंकि सप्लायर जो है वो कॉमन मैन होता है, या वो यूँ कहें कि फार्मर होता है, जिसको अपने गुड्स को मिनिमम टाइम के अंदर सेल करना ही करना होता है. अदरवाइज़ अगर वो उस मिनिमम टाइम में अपने उन गुड्स को सेल नहीं कर पाया तो उसके वो गुड्स क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे. जैसे आपके वेजिटेबल्स हो गए, जैसे आपके फ्रूट्स हो गए, जैसे आपके ग्रेन्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूजुअली इन्हीं चीज़ों से बिलोंग करती है, पेरिशेबल गुड्स की कैटेगरी से ही बिलोंग करती हैं. सो इनका एज सून एज पॉसिबल कंजम्पशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. इसीलिए लो प्राइसेस के ऊपर भी फार्मर्स या जो सप्लायर्स हैं वो सप्लाई इनको कर देते हैं. सो और नेक्स्ट टॉपिक इज मोमेंट अलोंग सप्लाई कर्व. यानी सप्लाई कर्व के ऊपर ही, इसी सप्लाई कर्व के अलोंग ही मूवमेंट करना. उसे हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया है. वन इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, अनदर वन इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई का क्या मतलब है? The quantity supply increases due to increase in on price of the product. यानी कि प्रोडक्ट के खुद के प्राइस में चेंज होने की वजह से प्रोडक्ट की सप्लाई में भी चेंज होता है, उसे कहते हैं हम एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई. एक चीज़ यहाँ नोट करने की है वो ये कि प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने की वजह से उसकी क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, अदर फैक्टर्स इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है. यानी अदर फैक्टर्स, अदर डिटर्मिनेंट्स विल रिमेन कांस्टेंट एंड प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज हो रही है. कॉन्ट्रैक्शन में वाइसो वर्सा है, यानी कि क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होती है ड्यू टू डिक्रीज और फॉलिंग प्राइसेस. 5 रुपीज़ के इंस्टेड 1 रुपी प्राइस हुआ तो क्वांटिटी भी 5 यूनिट के इंस्टेड 1 यूनिट हो गई. नाउ सी, इस तरफ में मैंने आपका PX यानी प्राइस लिया है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे मैंने आपका क्वांटिटी सप्लाइड लिया है. सो व्हेन द प्राइस इज 1, द कंपनी सप्लाइंग 1 यूनिट. सो वी गॉट अ पॉइंट दैट इज A. नाउ द नेक्स्ट सिचुएशन इज कि प्राइस बढ़ा और 5 रुपीज़ पे पहुंच गया, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कितनी हुई, 5 यूनिट्स हो रही है. नाउ वी गॉट टू द पॉइंट दैट इज B.
ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ अपवर्ड मूवमेंट हमारे सप्लाई कर्व का जो है वो होता है, लेकिन किस पे, ऑन द सेम सप्लाई कर्व। हमारा सप्लाई कर्व हमने अलग से ड्रॉ नहीं किया, सेम ही सप्लाई कर्व था। पहले ए के लिए इतना सप्लाई कर्व था, लेकिन अब क्योंकि बी पॉइंट आ गया है, हमें प्लॉट हो गया, तो हमने बी पॉइंट तक एक्सटेंडेड करके अपने सप्लाई कर्व को ड्रॉ कर लिया। सो दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। ऑन द ऑपोजिट साइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, सेम ही चीज़ें हैं। 5 रुपीज़ के इंस्टेड 1 रुपी हो गया प्राइस, एंड 5 यूनिट के इंस्टेड 1 यूनिट सप्लाई हो गया। सो व्हेन देयर इज अ पॉइंट बी, जब हमारे पास था 5 की कंडीशन में, विच इज़ योर अर्लियर पॉइंट, उसके इंस्टेड आपको शिफ्ट करना पड़ा टुवर्ड्स योर पॉइंट ए, दैट इज 1 तो यानी बी से ए की तरफ मूवमेंट, बैकवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट जो आपकी सप्लाई कर्व की होती है, उसे हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहते हैं। Difference between movement along the supply curve and shift in the supply curve. So the very first is movement along supply curve को मैंने एक साइड लिया है और shift in supply को अलग साइड में। अब देखिए मूवमेंट में क्या है, इसमें सबसे पहली चीज़ जो है कि चेंज जो सप्लाई में होगा वो खुद के अपने प्राइस की वजह से होगा, ना कि अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से। जबकि शिफ्ट इन सप्लाई कर्व जो होगा वो अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से होगा, और प्राइस जो है आपका वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर अदर डिटर्मिनेंट्स को अज्यूम कर लिया जाता है कि वो कांस्टेंट है। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व में दो ही मूवमेंट होंगे, या तो अपवर्ड मूवमेंट होगा या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। जबकि आपके सप्लाई कर्व की शिफ्टिंग में फॉरवर्ड मूवमेंट एंड बैकवर्ड मूवमेंट, ये दो मूवमेंट्स होते हैं। लास्ट टॉपिक पे, दैट इज शिफ्ट इन सप्लाई कर्व और इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई, जो कि मैं बता रही थी, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। सो सी, सबसे पहली चीज़ तो ये समझिए कि इंक्रीज इन सप्लाई जो है वो तभी होगी जब और ज़्यादा गुड्स, मोर गुड्स आर सप्लाइड ऑन द सेम प्राइस। सेम प्राइस है 10 रुपीज़, लेकिन सप्लाई हमने 20 के इंस्टेड क्या कर दी, 30 कर दी, इंक्रीज कर दी। ऑन द कॉन्ट्ररी साइड डिक्रीज इन सप्लाई क्या होता है, सेम प्राइस होने के बावजूद ही प्राइस इज ऑल्सो इक्वल इन हियर, लेकिन मैंने अपनी सप्लाई को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया फ्रॉम 30 to 20। सो अब देखते हैं इसका सप्लाई कर्व के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। पहले जब मेरा प्राइस 10 रुपीज़ था तो मैं क्वांटिटी सप्लाइड कर रही थी 20 यूनिट्स, ठीक है, मेरे पास पॉइंट प्लॉट हुआ ए। नेक्स्ट सिचुएशन में मेरा प्राइस 10 है, लेकिन मैं क्वांटिटी सप्लाइड कर रही हूँ 30 यूनिट्स, यानी कि मेरे पास पॉइंट प्लॉट हुआ बी। इसे कहते हैं हम फॉरवर्ड शिफ्ट, राइट हैंड साइड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट। आपका सप्लाई कर्व किस तरफ शिफ्ट कर रहा है, राइट साइड पे। सेम सप्लाई कर्व नहीं है, अभी आपका सप्लाई कर्व चेंज हो गया है। पहले सप्लाई कर्व एसएस था, अब सप्लाई कर्व S1 है। सेम ही इस ऑपोजिट सिचुएशन में है, आपके पास पहले 10 रुपीज़ के प्राइस के ऊपर आप 30 यूनिट्स को सप्लाई कर रहे थे, जबकि अब 20 यूनिट्स को सप्लाई कर रहे हो ड्यू टू चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स। रिमेंबर स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्राइस चेंज नहीं हुआ है, अदर डिटर्मिनेंट्स चेंज हुए हैं, और अदर डिटर्मिनेंट्स के चेंज की वजह से हमें बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ में शिफ्टिंग करनी पड़ी, जिसे हम बैकवर्ड शिफ्ट या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं। इंक्रीज इन सप्लाई जो होता है, या यूं कहें कि जो आपका फॉरवर्ड शिफ्ट आप सप्लाई कर्व में देखते हो, इसके पीछे रीज़न या इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। मतलब है अगर आपने अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस कर लिया है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर लिया है, और ये अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी क्या करेगी, आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेगी। अब आप 8 के इंस्टेड 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाओगे एक ही घंटे के अंदर, यानी कि आपका कॉस्ट कम हो गई। जब कॉस्ट कम हो जाती है तो आपके प्राइसेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, आप अपने उन्हीं सेम प्राइसेस के ऊपर ही ज़्यादा प्रॉफिट इंक्रीज कर रहे हो, ज़्यादा प्रॉफिट रेज कर रहे हो। सो इसी वजह से हम क्या कर देंगे, हमारी सप्लाई को बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारी कॉस्ट कम हो गई है। हम अपने प्राइस को सेम रखना चाहते हैं, तो हम सेम प्राइस के ऊपर प्रॉफिट हमें ज़्यादा दिख रहा है। देखिए ना, 8 यूनिट्स के इंस्टेड अब आपकी 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं सेम घंटे में, 1 आवर के टाइम में, यानी कि आप अपने लेबर से एक्स्ट्रा आउटपुट ले रहे हो। पहले जहाँ 800 आउटपुट आ रहा था, वहाँ 1000 आउटपुट आ रहा है सेम कॉस्ट को लगा करके। तो क्या देख रहे हैं, जो पहले प्राइस 10 रुपीज़ का आ रहा था, अब वो प्राइस 8 रुपीज़ का हो रहा है, यानी मुझे 2 रुपीज़ का एडिशनल क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये 2 रुपीज़ का एडिशनल प्रॉफिट मेरे लिए क्या कराएगा, मेरी सेल्स को बढ़ाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट इज रिडक्शन इन द फैक्टर कॉस्ट, सेम ही चीज आ गई। आपके फैक्टर कॉस्ट यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, लैंड, लेबर, टेक्नोलॉजी, मटेरियल, ये सारे क्या हैं आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट में रिडक्शन होना, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी कॉस्ट फिर से घट गई, आपकी कॉस्ट घटी तो आपका प्रॉफिट फिर से बढ़ गया, प्रॉफिट के बढ़ते ही हम क्या कर देंगे, सप्लाई को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कंपिटिटिंग प्रोडक्ट्स, यानी कि कंपटीशन में जो भी कंपनीज हैं उनके प्राइसेस डिक्रीज हो जाते हैं, उनके प्राइसेस डिक्रीज हुए तो हम क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे कहीं ऐसा ना हो कि जो कस्टमर्स हैं वो मेरे प्रोडक्ट के इंस्टेड इनके प्रोडक्ट्स की तरफ में झुकाव दे दें या इनके प्रोडक्ट्स को खरीदना शुरू करें। तो उससे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ा देती हूँ। अपने प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ाते ही क्या लगेगा, मुझे लगेगा कि मार्केट में जो कस्टमर्स उनको सिर्फ और सिर्फ मेरा ही प्रोडक्ट दिखेगा तो वो मेरे ही प्रोडक्ट को खरीदेंगे, और मुझे मेरे प्रोडक्ट को आने वाले टाइम में क्योंकि कॉम्पिटिटर ने प्राइस घटाया है तो मुझे भी मेरा प्राइस घटाना पड़ेगा। प्राइस घटाने से पहले पहले मैं इतनी सप्लाई कर दूं मार्केट में, इतनी सप्लाई कर दूं मार्केट में कि सप्लायर्स जो हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको मेरा प्रोडक्ट ही खरीदना पड़े, या शॉपकीपर्स को अंडर प्रेशर परफॉर्म करके मेरे प्रोडक्ट को ही सेल करना पड़े क्योंकि मेरे प्रोडक्ट के ऊपर उनका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स। नंबर ऑफ फर्म जब बढ़ जाती है, यानी कि मार्केट में पहले शुगर की मिल थी 2, अब शुगर मिल्स हो गई 3, तो मैं चाहूँगी सिर्फ और सिर्फ मेरा ही प्रोडक्ट बिके। इसके लिए मैं क्या करूँगी, एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर ही अपने प्रोडक्ट की सप्लाई को बढ़ा दूंगी, इंक्रीज कर दूंगी, और इस इंक्रीज होने की वजह से कॉम्पिटिटर्स मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे, उनके प्रोडक्ट के लिए डिमांड रेज ही नहीं हो पाएगी। जब मैं ही अपने प्रोडक्ट से कंज्यूमर्स की सप्लाई डिमांड्स को मीट कर लूँगी तो किसी और एडिशनल सप्लायर की उनको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। सो ये जो मेथड है ना कि इंक्रीज इन सप्लाई कर देना जस्ट बिकॉज की कोई मार्केट में न्यू फर्म इंटेंड हुई है, तो इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है कि हम चाहते हैं कि उस फर्म को मार्केट में आने से पहले ही हम क्या कर दें, ख़त्म कर दें, मार्केट में एग्जिस्टेंस यूज़ की वाइप आउट कर दें। नेक्स्ट इज हाई बिजनेस एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मुझे आने वाले नियर फ्यूचर में अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स की एक्सपेक्टेशन सेल्स से जो है वो ज़्यादा लग रही है। मुझे लग रहा है आने वाले फ्यूचर में मेरे प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ने वाली है, तो सेल्स बढ़ेंगी तो इसके लिए मुझे किस चीज़ के लिए रेडी होना पड़ेगा, मार्केट में अपने प्रोडक्ट की सप्लाई भी तो बढ़ानी पड़ेगी। अगर मैं मार्केट में अपने प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ाऊंगी तभी जा करके तो कंज्यूमर्स मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कर पाएंगे। मुझे लगता है कि मेरे प्रोडक्ट में एक नया फीचर मैंने इंट्रोड्यूस किया है और उस नए फीचर की वजह से जो कंज्यूमर्स हैं वो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे। कंज्यूमर्स मेरे प्रोडक्ट की डिमांड तो करने आए लेकिन मार्केट में प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं, तो क्या खरीदेंगे, नहीं खरीद पाएंगे। सो इसीलिए उस एक्सपेक्टेशंस को जो मुझे उम्मीद है कि कंज्यूमर सप्लाई डिमांड करेंगे मेरे प्रोडक्ट की, तो मुझे क्या करनी चाहिए, सप्लाई भी तो करनी चाहिए, तो मुझे सप्लाई अपनी बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट इज शिफ्ट इन द गोल्स ऑफ द फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टू सेल्स मैक्सिमाइजेशन। यानी पहले मेरा मोटो था कि प्रॉफिट चाहिए, 2 रुपये का प्रॉफिट आ रहा था तो मैं कम यूनिट सप्लाई करी थी, लेकिन अब मेरा मोटो हो गया नहीं, मुझे तो मार्केट में अपना शेयर बनाना है, सेल्स बढ़ानी है। तो मुझे सेल्स बढ़ानी है तो मैंने क्या कर दिया, 2 रुपये के प्रॉफिट के ऊपर भी अपनी सप्लाई को बढ़ा दिया, क्योंकि मुझे अपने मार्केट में शेयर को एक्सपैंड करना है। जब शेयर मेरा मार्केट में मोनोपोली हो जाएगी, जब मार्केट में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही नाम होगा, तो 2 रुपये की इंस्टेड में लोगों से 4 रुपये भी चार्ज करूंगी ना, पीपल विल गिव मी, प्रोवाइड मी दिस प्रॉफिट। ठीक है, तो फ्यूचर में जाकर के इस प्रॉफिट को मैं अर्न कर लूँगी। आज मैं अपने सेल्स के मैक्सिमाइजेशन के ऊपर ध्यान देती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज डिक्रीज इन टैक्सेशन। जब गवर्नमेंट टैक्सेशन को डिक्रीज कर देती है तो उसकी वजह से क्या गिर जाता है, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या हो जाता है, घट जाती है। तो यानी कि हमारा प्रॉफिट अल्टीमेटली क्या हो गया, सेम सिचुएशन, प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो गया। जब हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, सप्लाई बढ़ा देंगे। सेम वेज ग्रांट ऑफ सब्सिडी, यानी कि सब्सिडीज ग्रांट करती है जब गवर्नमेंट, तो भी हमारी कॉस्ट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कॉस्ट डिक्रीज होती है, हमारा प्रॉफिट क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। प्रॉफिट इंक्रीज होते ही क्या कर देंगे हम, सप्लाईज को बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ये सारे रीजंस थे आपके इंक्रीज इन सप्लाई के। ऑन द कॉन्ट्री साइड सेम ही चीज़ें हैं डिक्रीज इन सप्लाई के लिए। सो स्टूडेंट्स ये आप पढ़ लेंगे, इनको अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। आज के दिन के लिए हमने टॉपिक स्टडी किए एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, देन नेक्स्ट इज मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई, एंड
शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, जिसमें हमने पढ़ा कि इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई. Clear students? So that's it for the day. Thank you for watching the video.